नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के जिले में सामुदायिक पर्यटन की एक नई पहल की शुरुआत की। इस पहल में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय से जशपुर के 5 ग्राम में होम स्टे योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि होम स्टे नीति से पर्यटक सीधे गांव में रहकर आदिवासी संस्कृति, पूजन पद्धति और स्थानीय खान-पान का अनुभव कर सकेंगे। ये पहल न केवल जशपुर को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगी, बल्कि स्थानीय समुदाय को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त पर्यटन मित्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दुर्ग में बौद्ध समाज ने शांतिपूर्ण मशाल रैली निकाली। बता दें कि 12 फरवरी से लगातार देश भर में आंदोलनरत बौद्ध समाज ने दुर्ग में हजारों की संख्या में एकजुट होकर शांतिपूर्वक मशाल रैली निकाली। समाज का प्रमुख मांग 1900 बीटी एक्ट में बदलाव और बिहार स्थिति महाबोध महाविहार का पूर्ण स्वामित्व बौद्ध समाज को दिए जाने की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार लंबे समय से चुप्पी साधे हुए है। मशाल रैली के दौरान समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री और बिहार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प जताया। अनुयायियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। और उसके पश्चात आज इकट्ठा होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम ये भीड़ के माध्यम से, जलती हुई मशाल के माध्यम से और हमारी रैली और नारों के माध्यम से जो बहरी गूंगी सरकार जो बैठी हुई है राज्य में, केंद्र में, उनको बताना चाहते हैं कि बौद्ध जो है इतने शांत है, लेकिन इतने शांत भी नहीं है। आपने मशाल को देखा होगा, तपती हुई धूप में तपती हुई मशाल लेके जा सकते हैं। अगर वो शांति है तो क्रांति का भी बिगुल बजा सकते हैं। इस मशाल यात्रा के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि गूंगी भैरवी सरकार होश में आओ। होश में नहीं आओगे तो एक नेपाल भारत भी बन सकता है, क्योंकि बौद्ध बहुत ही शांति का प्रतीक है। अब तक हम 2 रूप में काम कर रहे हैं। एक तो सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा हम कानूनी प्रक्रिया, हमारा केस चल रहा है कि बौद्धों का जो महाविहार है वो बौद्धों को देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी है, चाहे सिखों का हो, क्रिश्चियन का हो, हिंदुओं का हो, जिनका भी प्रबंधन जो है वो उन्हीं के हाथों रहता है। एग्जाम्पल, अगर राम मंदिर है तो राम मंदिर का प्रबंधन हिंदू के हाथ में है, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन के हाथ में है, गुरुद्वारे का सिखों के हाथ में। वैसे ही बौद्धों का है, बौद्धों को क्यों नहीं देते? मैं मोदी को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहती हूँ कि मोदी मरने से पहले एक अच्छा काम करते था, बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों को देते था। बस छोटी सी मांग है, एक पल का काम है, एक पल में आप कर सकते हो। हम लोग अपना अधिकार मांगते, भीख नहीं मांग रहे, न किसी के अधिकार को छीन रहे हैं, हम अपनी विरासत को मांग रहे हैं। 134 साल से लगातार ये लड़ाइयाँ चल रही है, फिर भी हमारी विरासत है उस पे वो कब्जा करके बैठे हैं। हम चाहते हैं कि शांति से हमारा जो मार्ग है वो शांति के द्वारा ही हमको मिल जाए, वरना नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। बौद्ध शांत है तो अशांत होने में देर नहीं लगेगी, जिसका एक प्रमुख कारण आज की भीड़ देख रहे हो, जलती हुई मशाल देख रहे हो, और उससे भी तपता हुआ सूरज है, जहाँ पे हम लोग एक पल के लिए पीछे नहीं हटे हैं चलने के लिए। अपना पसीना बहाते हुए चले हैं सरकार को दिखाने के लिए कि सरकार होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ। आपके चैनल के माध्यम से राज्य से लेके, पंचायत से लेके केंद्र तक की सरकार को आगाह करना चाहते कि वो होश में आओ, वरना नेपाल दूर नहीं है। जैसे नेपाल में हुआ है वैसी भूल दिया। हर कम्युनिटी का उसका मैनेजमेंट होता है और उनके हाथ में है, तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। और धन्यवाद आपके चैनल के द्वारा देना चाहूंगी कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि वाकई में नेपाल को, भारत को भी दूसरा नेपाल बनके देर न लगे। और हमारी भी जो विरासत है इतने सालों से, जो मैं किसी धर्म का, किसी जाति समुदाय का यहाँ पे उल्लेख नहीं करना चाहूंगी। अगर गैर बौद्धों के हाथ में है तो हमें बौद्धों को सौंप दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी विरासत अपने हाथ में लेकर रखे, वैसे हमें भी अपनी विरासत
दे यहाँ पर हमें वापस। और हमारी लड़ाई है, जैसे कि आपने देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं इतना, तो भी हमने कभी हार नहीं मानी। तो ये क्रांति होते देर न लगेगी। तो सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जाग जाए कि ये उग्र हो जाए और उसमें धार्मिक और कुछ बड़ी चाहे कोई भी नुकसान हो, मानवीय हो, माल का हो, और भी कुछ हो सकता है इससे आगे। तो ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी बात नहीं है करके देना, उनके हाथों में है। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, उनसे सिफारिश करते हैं कि सारी चीजें बौद्धों से शांत में, और कोई नहीं है बौद्धों से शांति अधिक किसी के पास नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। और हम लोग मशाल रैली, पैदल मार्च किए हैं, दिखाते हुए पूरे शहर ने देखा है कि हमने आज इतनी तपती हुई धूप में अपनी मशाल रैली इतनी शांति से हमने पूर्ण किए हैं। यहाँ पर प्रकाश लामा जी यहाँ पे आए हैं, उनके सानिध्य में, उनके गाइडेंस में हमने ये पूरी की है। तो हमें जितनी शांति से हम अपनी बात रख रहे हैं, उतनी शांति से वो हमारी बात को पूर्ण करें, हमारी विरासत हमें वापस करें। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। यह रैली निकाली गई है देश के उन तमाम लोगों को बताने के लिए जिन्होंने बौद्धों की मांग को अनसुना कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए हम ये रैली निकाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को बताने के लिए हमने ये रैली निकाला है कि देखिए, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश की धरती पे जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, मगर उसी बुद्ध की भूमि में जब बौद्ध समाज अपनी मांग को लेकर सड़कों पे उतर रहा है और उस पर यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे तो ये बेहद ही शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को संज्ञान में लेते हुए बौद्धों की जो जायज मांग है, वो जायज मांग क्या है, महाबोधि महाविहार, उसे जल्दी से जल्द जो गैर बौद्धों के कब्जे में है उसे निरस्त कर देना चाहिए। जो कि सभी को मालूम है 1949 में जो बीती एक उस जगह पे लगा हुआ, उस विहार में बीती एक लगा हुआ है, उस बीती एक की वजह से उसमें आधे जो है ब्राह्मण है, आधे बौद्ध है। हम चाहते हैं कि वो जो विरासत है वो बौद्ध की है, तो वो उस कमेटी में पूर्णतः बौद्ध हो, ताकि हम वहाँ पे उसका जो संचालन है बौद्धों के और बुद्ध के शांतिपूर्वक मार्ग से उनके उपदेशों के से कर सके। और ये जो है 12 फरवरी से पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। आज हमने पिछले 2.5 महीने से यहाँ पे धरने पे बैठे दुर्ग में। उसके बाद में हम शांति मशाल रैली के माध्यम से हम ये सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी जायज मांग है उसको जल्दी से जल्दी आप पूरी करें। आप सरकार, बिहार सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि बिहार सरकार पर भी डिपेंड करता है कि उस बिहार को बौद्धों को सौंपना है या नहीं सौंपना है। तो वो जो नीतीश सरकार है उस पर आप दबाव बनाइए। हम सरकार से ये मांग करने गए थे, छत्तीसगढ़ की सरकार से। उसके साथ साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं कि पुरातत्व विभाग की ओर से जो एविडेंस जो आया है, और ये सारी दुनिया को मालूम है कि वह जो विरासत बौद्धों की है, सम्राट अशोक जी द्वारा वह विहार को बनवाया गया है, तो उसमें बौद्धों का ही हक होना चाहिए और वो जो विरासत है बौद्धों को मिलनी चाहिए। आज तो हमने शांतिपूर्वक निकाले हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम जल्द ही हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। हम रोड जाम करो के आंदोलन करेंगे, हम रेल जाम करो के आंदोलन करेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी हानि होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ बिहार सरकार और केंद्र की सरकार होगी। हमारी ये मांग है कि जो महाबोधि विहार है बौद्ध गया में, वो हम जो हिंदुओं के ब्राह्मणों के कब्जे में वो मुक्त होना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम का मस्जिद है, क्रिश्चियन का चर्च है और सिखों का गुरुद्वारा है, हिंदुओं का राम मंदिर है, वैसे ही बौद्धों को महाबोधि विहार मिलना चाहिए। वो दूसरों के कब्जे में है और संविधान के पहले का जो 1949 एक्ट जो बना हुआ है उसमें ये इसके अनुसार 4 बौद्ध है और 5 हिंदू लोग हैं, उसमें ब्राह्मण लोग हैं। तो हमको वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा महाबोधि विहार है, उसमें सारे लोग हमारे बौद्ध होना चाहिए। ये हमारी मांग है भारत सरकार से। आज क्या हुआ? आज हमारी आकाश लामा जी यहाँ आए हुए हैं और हमारी मशाल रैली बहुत कलेक्ट्रेट तक गई है, पैदल मार्च किए हैं और निश्चित इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से आज की जो हमारी रैली है वो आप कवर कर रहे हैं और साथ में आप पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम हमारे जो धर्म स्थल है, उसके लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और देखिए तो सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो हमको किसी भी हालत में, ये तो अभी हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो हम बिल्कुल इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी।
बिलासपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया छत्तीसगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया छत्तीसगढ़ की बिलासपुर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, तोखन साहू, अमर अग्रवाल और धर्मजीत सिंह ने शिरकत की। समारोह में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष तौरानी और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत आत्मीय तरीके से किया गया। बता दें कि बिलासपुर इकाई को तोखन साहू ने शपथ दिलाई। उन्होंने आह्वान किया कि भारत को विश्व के मानचित्र पर एक सर्वोत्तम स्थान दिलाने के लिए भारतीय उद्योग संघ और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आगे आना होगा। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार व्यापार हित और व्यापारी हितों के लिए सदैव तत्पर रहती है। अमेरिका ने जो हमारे ऊपर एक निर्यात कर ठोका है, जिसके लिए हमारे देश से जितना भी निर्यात होता है उसमें कोई ज्यादा समय फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी हमारे यहाँ जितना भी प्रोडक्शन होता है और जो प्रोडक्ट यहाँ से जाते हैं, हम अमेरिका पे निर्भर नहीं है और बहुत जल्दी हमारे उद्योगपति और व्यापारियों को इसका नया रास्ता मिलेगा और बाकी कंट्रियां भी हैं जिनको हमारा प्रोडक्ट चाहिए। निश्चित मैं यहाँ पॉलिटिकल पर्सन बन के बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद जो मैं नाम लूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की प्रगति और विकास की जो योजनाएं हैं, अभी नया जो स्वदेशी जो ट्रम्प के टैरिफ के बाद से स्वदेशी अपनाने की उनकी जो वो देशव्यापी एक अभियान चला है और आप ये निश्चित मान के चलिए ऐसे विशेषज्ञों की टीम उनके साथ है और ऐसी चीजें साथ है। विश्व स्तर पे जो वैश्विक स्तर पे जो बदलाव आ रहा है उससे भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां तक अमेरिकन टैरिफ की बात है, मैं आपको एक जानकारी दूं कि ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है। एक ऐसा चुनौती, ऐसा मौका शायद हिंदुस्तान को दोबारा कभी नहीं मिलता। इसमें जो मोदी जी की जो एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसकी परिकल्पना लगता है मुझे पूरी होती दिख रही है। एक छोटा सा एग्जांपल पहले आपको देता हूं। पहले हम वेपन्स इंपोर्ट करते थे। देखिए ऐसा है कि देश आज की डेट में सही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा स्टेप जो जीएसटी कम किया सरकार ने, तो उसको लेकर अगर बेसिक चीज़ों पे जीएसटी कम हुआ है तो कहीं ना कहीं आम जनता के बेनिफिट को देखते हुए किया है। आज जितनी भी स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स, वोकल फॉर लोकल इज अगेन एक ऐसा चैलेंज है जो हम सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। आज तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई टीम, नई इकाई का गठन हुआ है और उसके शपथ ग्रहण समारोह में हम आज उपस्थित हुए हैं। जहां तक व्यापारियों के संबंध में है तो जीएसटी को रिफॉर्म करके सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। इससे बहुत सारी चीज़ों के मूल्यों में गिरावट आएगी, लोगों तक आसानी से जो पहुंच भी पाएगी और मैं समझ रहा हूं नया भारत, मोदी का जो नया भारत है, कभी पाकिस्तान से परेशान था, आज अमेरिका की धमकियों से भी डर नहीं रहा है। भारत जो है तरह तरह से निर्माण उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है और हमेशा चैलेंज रहा है और चैलेंज आता है तो ताकत बढ़ती है, कम नहीं होती है। हमको अपनी ताकत को एकत्र करना है और फिर मिट जाना है, सफलता मिलेगी। ये जितना बड़ा व्यापार या बड़ा देश है या ज़्यादा प्रोडक्शन है वो लगभग हर जगह पूरे विश्व में फैलना चाहता है। ये प्रतिस्पर्धा लगभग सभी देशों में है और उसमें ऐसा मान के चलते हैं कि कोई देश उससे अछूता नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से व्यापार आधार है और व्यापार के बिना कोई चल नहीं सकता। 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, हम 150 करोड़ उपभोक्ता हैं। भारत को कोई भी अगर निगलेक्ट करेगा तो अपने लिए ही परेशानी पैदा करेगा, भारत के लिए कोई परेशानी नहीं। निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अर्थ के क्षेत्र में
हम तो सरकार के हम इतने कर्मचारी हैं, राजस्व इकट्ठा करते हैं, सरकार के खजाने में जमा करते हैं। तो बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और आगे आए। तो नहीं, अभी भी उनको बहुत ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत है। नेटवर्किंग हम अभी सब मिलके करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महिलाओं घरों से काम कर रही हैं उनको हम कैसे चैम्बर से जोड़ें और उनको भी एक आइडेंटिटी सोसाइटी में मिले और इनकम का जरिया उनका भी बढ़े। सिटी लेवल में कैसे हम उनको ग्रो करवा सकें। अभी लोग जुड़ते जा रहे हैं और सरकार से हमारा जो टाई अप है वो बहुत अच्छा, मतलब हमारा संबंध बना हुआ है, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे आयातक भी साबित होंगे। और जो टैरिफ करके चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है कि स्वदेशी प्रोडक्ट का ज्यादा प्रचार हो रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स जो व्यापारी वर्ग होता है वो व्यापारी और सरकार के बीच में पुल का काम करता है। वो व्यापारी के उत्थान का काम करता है, चाहे वो महिला विंग हो चाहे वो पुरुष विंग हो। तो यहाँ पे हर महिला विंग या चेंबर का ये नियम है कि वो व्यापारी को आगे बढ़ाए। तो जो आज जैसे कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, तो आज हम चेंबर स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर हर जगह हर व्यापारी को स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मुझे लगता है अगर हम अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाते हैं तो उसका हम एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए अगर टैरिफ लगा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है कि हम अपना निर्यात बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, ताकि लोगों को काफ़ी कम दरों में सामान मिले और हम अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है वो हम कंप्लीट कर पाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले ये कहा जाता था कि जनसंख्या हम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या रहती थी, और वही आज उल्टा हो गया। जनसंख्या मतलब सबसे बड़ा उपभोक्ता का देश पूरी दुनिया में इंडिया है। और अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 वर्षों में कि जिस तरीके से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की है, लेटेस्ट में आपको बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर यूनिट है, जो बहुत कम कंट्री के पास में से टेक्नोलॉजी है, अभी पिछले 5-6 दिनों पहले ही अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग की नई उड़ान को देखते हुए यह शपथ ग्रहण समारोह आने वाले समय में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद जगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम में आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी और नेता भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि आगामी नगर निगम चुनाव में हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से अलग जनता के बीच उतरेंगे और अपनी मूलभूत योजनाओं को आम जनता के सामने रखेंगे। आप नेताओं ने उम्मीद जताई है कि जनता इस बार आम जनता उनका समर्थन करेगी और भिलाई में आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी हम छत्तीसगढ़ में सारे संभाग में मीटिंग ले रहे थे। आज दिल्ली से केजरीवाल से भेजा है और अपने कार्यकर्ता सम्मेलन हम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है, इससे हिसाब से आज हमने कार्यकर्ता मीटिंग ली और जितने जहाँ विधानसभा के लोग आए, जिले के अध्यक्ष थे, विधानसभा की टीम थी, उन सभी से संपर्क किया और उन लोगों को बताया कि अब चुनाव जो आएंगे निगम के, उन चुनावों में पूरी तैयारी से हम लोगों ने चुनाव लड़ना है। लगातार विपक्ष वोट चोरी के मामले को लेकर बीजेपी को घेर रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड बना किया रखी कि वोट चोरी तो केजरीवाल जी ने पहले ही बता दिया था। जब दिल्ली का चुनाव हुआ था उससे 6 महीने पहले ही केजरीवाल जी ने बात रखी थी और संजय सिंह जी थे और राघव चड्ढा जी थे, उन्होंने एक एक करके सभी विधानसभा का वोट चेक किया था कि किस किस की वोटें कटी है। तो हम लोगों ने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वोट चोरी हो रही है। केजरीवाल जी की विधानसभा से 10,000 वोट काटी गई थी और शादरा विधानसभा से 11-12 हजार वोट कटी थी, तो और भी विधानसभा से वोटें कटी थी। तो उन्होंने मुद्दा भी रखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने
उसको इग्नोर किया था। इलेक्शन कमीशन तो अभी भी इग्नोर करती है, जांच के लिए अभी भी तैयार नहीं है। ऐसे में आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे आने वाले समय में चुनाव आप लोग जीते? अगर वोट चोरी हुई उसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने बड़े षड्यंत्र करके चीफ जस्टिस को हटा दिया और उसकी जगह गृह मंत्री को इलेक्शन कमीशन बना दिया। तो ये शराब तो कर रहे हैं, किन मुद्दों को के साथ पंगा तो कर ही रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आएगी आम जनता के बीच में आम आदमी पार्टी? हमारा आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि आम आदमी के लिए काम करना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की रक्षा करना और भगत सिंह जी की तरह हम लोग आंदोलन, जो भी गरीब लोगों के साथ अत्याचार होगा उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय सरकार को अभी 2 साल होने को है, कितनी नंबर देंगे? 10 में? उनके काम में शक्ति जिले में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है जब बच्ची घर पर अकेली थी तो एक 45 वर्षीय आदमी बहला फुसलाकर बाजार घुमाने के बहाने बच्ची को अपने घर ले गया और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद रोते बिलखते बच्ची ने पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पूरा मामला मलखरौदा थाना अंतर्गत है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम दूजराम सोनवानी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मालखरौदा थाना क्षेत्र के चौकी छपोरा के आश्रित गांव से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 8 वर्षीय बालिका के साथ दूजराम सोनवानी के द्वारा बाजार ले जाने के बहाने उसे घर से ले गया था और जब घर वाले नहीं थे तब यह लेकर के गया था और उसे बाजार ना ले जा करके वो अपने घर ले जा करके उसके साथ गलत काम किया था। जब पीड़िता को शरीर में दर्द हुआ था अपने परिजनों को इस संबंध में बताई थी बच्ची और इसकी पुष्टि जो है चिकित्सकीय प्रमाण से हुआ है और इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 127 तथा 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(6) के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से एफएसएल की यूनिट को भी बुलाया गया था और आरोपी के विरुद्ध सदोष परिरोध, अपहरण करके ले जाना और बलात्कार करने जैसी घटना के संबंध में सबूत पाए जाने पर आज उसे विधिवत गिरफ्तार करके रिमांड प्रस्तुत किया गया है। बीजापुर जिले में अवैध रेत खनन और उसके परिवहन को लेकर कांग्रेस ने 10 सदस्यीय टीम भेजी। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और अवैध गतिविधियों के लिए खनिज विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाहियों को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने भी बयान दिया है। जिले में प्रशासन की अनदेखी और मिलीभगत के कारण रेत माफियाओं को बढ़ावा मिल रहा है। बता दें कि बीजापुर में लगातार खनन माफियाओं का खौफ देखा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करते हुए 10 सदस्यीय टीम को इसका निरीक्षण करने के लिए भेजा, जहां पर खनिज विभाग और प्रशासन की लापरवाही के कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए गए। बता दें कि लगातार बीजापुर में रेत माफिया द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से 10 सदस्यीय टीम को भेजा गया, जो कि वहां जाकर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी किया और साथ ही विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला